दोस्तों नमस्कार। किसी भी राष्ट्र की उन्नति वहां के नागरिकों के द्वारा होती है और नागरिकों की उन्नति उनके शिक्षा के द्वारा होती है। पर उन नागरिकों को कैसी शिक्षा देनी है यह निर्भर करता है वहां की सरकार की शिक्षा नीति पर। भारत की स्वतंत्रता के बाद से पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई थी 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986 और अब तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई है, जिसकी अध्यक्षता की है के कस्तूरीरंगन जी ने। आज मैं आपसे बात करूंगा नई शिक्षा नीति के उन प्रावधानों के बारे में जो स्कूली शिक्षा पर फोकस करते हैं। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति में सबसे पहले जो फोकस किया गया है वो 5+3+3+4 की स्कूली व्यवस्था पर। इसका अर्थ यह हुआ कि जब बच्चे क्लास 3 साल के होते हैं तो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर में, मतलब क्लास 1 से पहले उनको अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, अर्थात नर्सरी, LKG, UKG। नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2, इतना करने में बच्चों को क्लास 6 से लेकर 8 साल तक का होना चाहिए। तो 5 साल हो गए नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2। फिर उसके बाद 3 साल 3, 4, 5, क्लास 3, 4, 5, 3 साल भी हो गए। फिर 5 के बाद 3 साल 6, 7, 8, तो 5+3+3 हो गया। अब +4 9, 10, 11, 12। इसी तरह से आगे उम्र को जोड़ा गया है और बच्चों की उम्र 3 साल से लेकर के उनके 18 साल तक की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पहले जो शिक्षा नीति थी और RTE एक्ट था, उसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब उनके शिक्षा का अधिकार की बात की गई थी। अब नई शिक्षा नीति में 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की जा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब बच्चे 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक उनको शिक्षा अधिकार के रूप में मिलेगी और वो अपनी स्कूली पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा, उनकी शिक्षा पद्धति क्या होगी और शिक्षा किस माध्यम में दी जाएगी। तो शिक्षा पद्धति के रूप में जब बच्चे क्लास 6 तक रहेंगे उस समय उन्हें करके सीखना है और फन एंड लर्न के द्वारा, करके सीखने के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा क्लास 6 में वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने की प्रावधान की बात की गई है। वोकेशनल मतलब कि बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। आज के बदलते युग में बच्चे क्लास 6 से कोडिंग सीखेंगे और कहीं ना कहीं ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से प्रेरित है। गांधी जी कहा करते थे कि बच्चों को स्किल सिखाना चाहिए, हस्त कौशल, हैंडीक्राफ्ट में निपुण करना चाहिए। और इसका भी प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में किया गया है कि बच्चे चाहे तो कारपेंट्री सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं और अगर उन्हें इंटर्नशिप करना है तो वो कारपेंटर के पास जाके, पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिससे कि उनकी स्कूली व्यवस्था में ही वो एक स्किल सीख जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। अब 9, 10, 11, 12, इसमें बच्चों को अपने मन के हिसाब से अपने विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। पहले क्या था कि विषयों की वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि साइंस वाला सबसे तेज माना जाता था, सबसे ऊपर हायरार्की पे रखा जाता था, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स। तो उन बच्चों को, उनके दिमाग में ये लगता था कि साइंस वाले तेज होते हैं, कॉमर्स वाले उससे तेज होते हैं और उसके बाद आर्ट्स वाले सबसे कमजोर होते हैं। इसके साथ ही वो बच्चे जिनका फिजिक्स में भी रुझान था और ज्योग्राफी में भी, वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाते थे साइंस लेने की वजह से। तो यह व्यवस्था की गई है कि बच्चे भौतिकी के साथ भूगोल भी पढ़ सकें और गणित के साथ साथ इतिहास भी पढ़ सकें। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिससे कि अब विषयों की जो हायरार्की है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो हट जाएगी और सभी समावेशी रूप से एक साथ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात होगी कि बच्चों का
असेसमेंट कैसे होगा, उनकी परीक्षा कैसी होगी। तो गांधी जी कहा करते थे कि आपका जजमेंट, आपका मूल्यांकन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और इस बात को ध्यान में रख करके 3 तरह के असेसमेंट की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक बच्चा स्वयं का मूल्यांकन खुद करेगा, दूसरा उसके सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसके आधार पे पहले क्या था कि बच्चा 10 महीने 11 महीने नहीं पढ़ते थे और बोर्ड के एग्जाम आते समय रट लिए, सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए और एग्जाम दे दिए, जिससे कि उनकी रोट लर्निंग को, रटने की क्षमता का विकास हो रहा था और ज्ञान कहीं ना कहीं रुक जा रहा था। तो इसको देखते हुए वो पूरे साल भर कितना ज्ञान ग्रहण करते हैं, इसका मूल्यांकन बच्चों का किया जाएगा। इसके साथ ही यह व्यवस्था की जाएगी कि बच्चे लाइफ स्किल सीख सकें। बच्चों ने साल भर में कितना लाइफ स्किल सीखा, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। लाइफ स्किल्स का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी, कोपिंग विथ योर इमोशंस एंड स्ट्रेस। आप इन सारी लाइफ स्किल को सीखते हैं, तभी आप जा करके आपका मूल्यांकन सही से हो पाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इस नई शिक्षा नीति में, स्कूल एजुकेशन में यह व्यवस्था की गई है कि बच्चा जब स्कूल से बाहर निकले, बाहर की दुनिया में जाए, तो वह बाहर की दुनिया के साथ कोप अप कर सके, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे वो इमोशन की दृष्टि से हो, चाहे वो स्किल की दृष्टि से हो। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति की, सराहना करता हूं मैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात जो छूट गई, वो कि जो प्राइमरी क्लासेस में बच्चे हैं, उनको किस माध्यम में शिक्षा देनी है। तो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक अगर संभव है तो रीजनल लैंग्वेज में और मदर टंग में उनको शिक्षा देनी है। मतलब ये कि अगर कोई मणिपुरी बच्चा है, अगर कोई असमीज है, या कोई तेलुगु है, कोई तमिल है, तो अपनी भाषा में वो शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। ठीक, जो इंग्लिश मीडियम का बोझ है, इंग्लिश मीडियम का एक अनकहा हवा है, उसको कम करने की कोशिश की गई है। एज ए लैंग्वेज इंग्लिश को सीखना है, पर इंग्लिश मीडियम का हवा कम करना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा डिजिटल और टेक्निकल शिक्षा की बात की गई है कि जैसे अभी कोरोना काल में हमारी सारी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादातर कंटेंट जो है वो टेक्निकल और डिजिटल माध्यम में बच्चों को प्रस्तुत हो। साथ साथ रीजनल ई कंटेंट मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में ई कंटेंट तैयार करने की बात भी की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांग और जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, उनको भी फिर से शामिल करने की गुजारिश और प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल एजुकेशन के हिसाब से एक समावेशी शिक्षा है और इसमें बच्चों की बहुत ही अधिक प्रगति की संभावना मुझे दिखाई देती है। अंत में बस यही कहना है कि नीतियां तो बहुत बनती हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी एक बेहतर नीति है, पर इस बेहतर नीति का जब तक बेहतरीन क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक यह एक ड्राफ्ट ही बन के रह जाएगा। उम्मीद करता हूं कि स्कूल एजुकेशन के इन प्रावधानों का आप समझ पाए होंगे और हायर एजुकेशन के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए।